हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में अर्थशास्त्र के 40 निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के ज़रूर याद कर लीजिएगा। और हम अपने वेबसाइट पे फिजिक्स का सभी ऑब्जेक्टिव का नोट्स अपलोड कर चुके हैं। तो अभी तक आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता है तो इसी वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और दूसरा होता है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है। ए ऑप्शन है पूंजीवादी, बी ऑप्शन है साम्यवादी, सी ऑप्शन है मिश्रित, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है, तो चीन में है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है, तो अमेरिका में है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ए ऑप्शन है सेवा को, बी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र को, सी ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र को, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। और औद्योगिक क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 17 मार्च को, बी ऑप्शन है 15 मार्च को, सी ऑप्शन है 10 अप्रैल को, डी ऑप्शन है 22 अप्रैल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस क्लास में अर्थशास्त्र के 40 निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है। ए ऑप्शन है कृषक महाजन, बी ऑप्शन है भूमि विकास बैंक, सी ऑप्शन है स्टेट बैंक, डी ऑप्शन है प्राथमिक कृषि शाखा समिति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है। तो दीर्घकालीन ऋण भूमि विकास बैंक प्रदान करता है, इसे आपको याद रखना है। और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बराबर पूछा जाता है, तो यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है 1966 में, बी ऑप्शन है 1980 में, सी ऑप्शन है 1969 में, डी ऑप्शन है 1975 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1969 में किया गया। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बैंकों का बैंक किसे कहते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को
कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। ए ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, सी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत का वित्तीय बैंक कौन सा है। तो भारत का वित्तीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसे आपको याद रखना है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो दिन होता है उसे भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है, तो 1 अप्रैल से शुरू होता है और ख़त्म कब होता है, तो 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की आकलन कौन करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बी ऑप्शन है मूल योग विधि, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद, डी ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, इसे आपको याद रखना है, जिसे हम लोग CSO कहते हैं। तो यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में किसका विनिमय होता है। ए ऑप्शन है वस्तु से वस्तु का, बी ऑप्शन है मुद्रा से मुद्रा का, सी ऑप्शन है मुद्रा से वस्तु का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में किसका विनिमय होता है, तो वस्तु से वस्तु का विनिमय होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि विनिमय कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि ATM का पूरा नाम क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि ATM का पूरा नाम क्या है। तो ATM का पूरा नाम होता है स्वचालित टेलर मशीन, इसे आपको याद रखना है। और इंग्लिश में क्या होता है, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। तो यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ATM से आप लोग 24 घंटे पैसे निकाल भी सकते हैं और ATM से 24 घंटे पैसे जमा भी कर सकते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और प्लास्टिक मुद्रा किसे कहा जाता है, तो ATM कार्ड को कहा जाता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि भारत में कागजी नोट कौन जारी करता है। ए ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, डी ऑप्शन है केनरा बैंक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कागजी नोट कौन जारी करता है। तो भारत में कागजी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कागजी मुद्रा की शुरुआत किस देश ने किया था, तो चीन ने किया था। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है। ए ऑप्शन है बिहार का, बी ऑप्शन है दिल्ली का, सी ऑप्शन है गोवा का, डी ऑप्शन है मुंबई का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है। तो भारत का जो बिहार राज्य है इसका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है।
तो गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत में अब कितने राज्य हैं, तो भारत में अब 28 राज्य हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। ए ऑप्शन है मुख्यमंत्री, बी ऑप्शन है गृह मंत्री, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन है रक्षा मंत्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि नीति आयोग का पुराना नाम क्या है, तो योजना आयोग है, इसे आपको याद रखना है। और नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो 2015 में हुआ था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह कहलाता है। ए ऑप्शन है अविकसित, बी ऑप्शन है विकसित, सी ऑप्शन है अर्धविकसित, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह कहलाता है, तो वह विकसित देश कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिस देश की प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम होता है उसे अविकसित देश कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है। ए ऑप्शन है अशिक्षा, बी ऑप्शन है सूखा, सी ऑप्शन है बाढ़, डी ऑप्शन है पैसा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा अशिक्षा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि नरेगा एक कार्यक्रम है। ए ऑप्शन है राष्ट्रीय स्तर का, बी ऑप्शन है प्रांतीय स्तर का, सी ऑप्शन है विश्व स्तर का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नरेगा एक कार्यक्रम है, तो नरेगा एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार मिलता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का किया। ए ऑप्शन है पोषण, बी ऑप्शन है शोषण, सी ऑप्शन है कुपोषण, डी ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया, तो शोषण किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई, तो अंग्रेजों ने अपनाई, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि रूस की मुद्रा है। ए ऑप्शन है रूबल, बी ऑप्शन है डॉलर, सी ऑप्शन है रियाल, डी ऑप्शन है पौंड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रूस की मुद्रा क्या है, तो रूस की मुद्रा रूबल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अमेरिका का मुद्रा क्या है, तो डॉलर है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। ए ऑप्शन है लोहा का, बी ऑप्शन है तांबा का, सी ऑप्शन है पीतल का, डी ऑप्शन है सोना और चांदी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक प्रयोग हुआ है, तो सोना और चांदी का हुआ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया, तो दादा भाई नौरोजी जी ने लगाया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपिता के नाम से हम किन्हें जानते हैं, तो महात्मा गांधी जी को जानते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। ए ऑप्शन है 2004 में, बी ऑप्शन है 2005 में, सी ऑप्शन है 2006 में, डी ऑप्शन है 2007 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ,
तो 2005 में लागू हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ, तो राजस्थान से शुरू हुआ, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं। ए ऑप्शन है ज्ञान, बी ऑप्शन है कौशल, सी ऑप्शन है अनुभव, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक है तो ज्ञान है, कौशल है, अनुभव है, यानी इनमें से सभी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि खाद्य तेल गुणवत्ता का मानक चिन्ह क्या है। ए ऑप्शन है होलोग्राम, बी ऑप्शन है ISI मार्क, सी ऑप्शन है एग मार्क, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको बताना है कि खाद्य तेल गुणवत्ता का मानक चिन्ह क्या है, तो एग मार्क है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो आभूषण होते हैं उस पे कौन सा मार्क रहता है, तो होल मार्क रहता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है। ए ऑप्शन है जेम्स, बी ऑप्शन है जॉन के, सी ऑप्शन है क्रम्पटन, डी ऑप्शन है हेम्फ्री डेवी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है, तो हेम्फ्री डेवी हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया, तो जेम्स वाट ने किया, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। ए ऑप्शन है छिपी बेरोजगारी, बी ऑप्शन है बेरोजगारी, सी ऑप्शन है पूर्ण बेरोजगारी, डी ऑप्शन है वित्त बेरोजगारी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बिहार में कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं, तो 80% लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है पेड़ बचाने से, बी ऑप्शन है नदी बचाने से, सी ऑप्शन है आर्थिक शोषण से, डी ऑप्शन है यहाँ पे शराबखोरी के विरुद्ध। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो पेड़ बचाने से संबंधित है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। ए ऑप्शन है वैधानिक, बी ऑप्शन है कानूनी, सी ऑप्शन है धार्मिक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो सूचना का अधिकार वैधानिक यानी संवैधानिक अधिकार है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि बाजार का महत्वपूर्ण अंग है। ए ऑप्शन है उपभोक्ता, बी ऑप्शन है गायक, सी ऑप्शन है नौकर, डी ऑप्शन है जमीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाजार का महत्वपूर्ण अंग क्या है, तो उपभोक्ता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि जागो ग्राहक जागो किसका नारा है। ए ऑप्शन है उपभोक्ता जागरण का, बी ऑप्शन है व्यवसायिक जागरण का, सी ऑप्शन है कृषक जागरण का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जागो ग्राहक जागो किसका नारा है, तो उपभोक्ता जागरण का है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर प्रश्न है कि आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है बचत, बी ऑप्शन है खर्च, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं। अगर मान लीजिए आप लोग 400 कमा के ला रहे हैं और इसमें से 300 आप लोग खर्च कर दे रहे हैं और बच रहा है यहाँ पे 100 रुपया, तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो ये 100 रुपया बच रहा है इसे हम क्या कहते हैं, आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं, तो बचत कहते हैं। तो यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32
32 नंबर प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? ए ऑप्शन है दिल्ली में, बी ऑप्शन है मुंबई में, सी ऑप्शन है चेन्नई में, डी ऑप्शन है पटना में। यहाँ पे आपको बताना है कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? ए ऑप्शन है उद्योग, बी ऑप्शन है कृषि, सी ऑप्शन है व्यापार, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल है? ए ऑप्शन है वस्तुओं का मूल्य, बी ऑप्शन है सेवाओं का मूल्य, सी ऑप्शन है वस्तु और सेवाओं का मूल्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल है? तो वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य शामिल है, इसे आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण ने देशों को किया है? ए ऑप्शन है कुछ दूर, बी ऑप्शन है करीब, सी ऑप्शन है अति दूर, डी ऑप्शन है दूर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण ने देशों को किया है तो एक दूसरे के करीब किया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं? तो 5 अंग होते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ए ऑप्शन है अमेरिका में, बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन है जनेवा में, डी ऑप्शन है नेपाल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जनेवा में है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? ए ऑप्शन है उदारीकरण को, बी ऑप्शन है निजीकरण को, सी ऑप्शन है वैश्वीकरण को, डी ऑप्शन है इनमें से सभी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो उदारीकरण को भी सम्मिलित किया गया है, निजीकरण को भी सम्मिलित किया गया है, वैश्वीकरण को भी सम्मिलित किया गया है, यानी इनमें से सभी को सम्मिलित किया गया है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत में निजीकरण की कब अपनाई गई? तो 1991 में अपनाई गई, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है? ए ऑप्शन है सैन्य सेवा, बी ऑप्शन है वित्त सेवा, सी ऑप्शन है मॉल सेवा, डी ऑप्शन है रेल सेवा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन, यहाँ पे जो सेवा है ये गैर सरकारी है यानी प्राइवेट है। तो यहाँ पे देखिए जो मॉल होता है ये प्राइवेट होता है, यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो सैन्य सेवा होता है ये सरकारी होता है, और जो वित्त सेवा होता है ये भी सरकारी होता है, और जो रेल सेवा होता है ये भी सरकारी होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू होता था? ए ऑप्शन है उद्योगपतियों पर, बी ऑप्शन है व्यापारियों पर, सी ऑप्शन है श्रमिकों पर, डी ऑप्शन है किसानों पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू होता है? तो तिनकठिया प्रणाली किसानों पर लागू होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ये रिपीट हो गया है, 1969 में किया गया। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग अर्थशास्त्र के काफ़ी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सोल्व कर चुके हैं, तो अब आप हमें
कमेंट करके बताइए कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, यहाँ पे हम सभी बच्चों का कमेंट देख रहे हैं। और अब हम आपको बताएंगे कि आप लोग पीडीएफ और नोट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उससे पहले अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी तैयारी हो सके। और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम और गूगल, तो आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है और यहाँ पे एक सर्च बॉक्स दिखेगा, बस इसमें आपको लिखना है आस्क क्लास। यहाँ पे देख लीजिए हम कैसे लिख रहे हैं, ASK और फिर यहाँ पे CLASS, आस्क क्लास आपको लिख के सर्च कर देना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, इसी पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं और यहाँ से टेस्ट का रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ये 3 पोस्ट दिख रहा है, आपको क्या करना है, फोन में नीचे से ऊपर करना है तो यहाँ पे आपको ये तीनों पोस्ट दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको पढ़ना है जो यहाँ पे थंबनेल पे लिखा गया है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, फिजिक्स भौतिकी नोट्स 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से डाउनलोड करें मात्र 1 क्लिक में। तो इसे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए ये पोस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है और नीचे आप लोग आइएगा तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए भौतिकी का ऑब्जेक्टिव डाउनलोड करने का लिंक नीचे है। यहाँ पे देखिए भौतिकी का पूरा ऑब्जेक्टिव अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव का अगर नोट्स यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। विज्ञान का सब्जेक्टिव का यहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और संस्कृत का सब्जेक्टिव का नोट्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ से सभी को डाउनलोड यहाँ पे कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं, यहाँ से रिजल्ट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आपसे ये एक निवेदन है कि अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और उनसे बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ताकि उनकी भी तैयारी हो सके। और इस चैनल पे काफ़ी अच्छी तरीके से 10वां की तैयारी करवाई जाती है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।